हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनलाइटन स्पेस। चलिए जानते हैं आज की करंट अफेयर्स क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम उन्हें पूरी तरह एनालिसिस करेंगे एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जानेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गृह मंत्रालय के भारतीय ध्वज अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश। यानी गृह मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय ध्वज जो कि 2002 में अधिनियम जो बना था, 2002 भारतीय ध्वज अधिनियम और उसके गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, उसमें जो प्रावधान बने थे उनको कड़ाई से लागू किया जाए, यानी उनका कड़ाई से पालन किया जाए, उसके निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय ध्वज अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 2002 में भारतीय ध्वज अधिनियम बना था तथा 1971 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, उसके तहत जो भी प्रावधान है उनको कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हुए हैं गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, यानी गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी यह निर्देश जारी किया है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक तथा खेल, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के दौरान कागज का झंडा इस्तेमाल किया जाए तथा यह कहा गया है कि कार्यक्रम के समापन होने के बाद जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, लाइक 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं जिनमें ध्वज का आरोहण होता है, तो उसके बाद उस कागज का झंडा हमें इस्तेमाल करना चाहिए तथा इस्तेमाल करने के बाद उसे ना तो फाड़ें और ना ही ज़मीन पर फेंकें, बल्कि इसको गरिमा के अनुरूप, यानी जो भी इसकी गरिमा होती है उसके अनुरूप इसको नष्ट करना चाहिए। यानी ज़मीन पर इसको बिल्कुल भी नहीं टच करना चाहिए, बिल्कुल भी ज़मीन पर ना गिरे, इसका खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये सम्मान का प्रतीक है राष्ट्र के। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पाक्षिक न्यूज़लेटर का शुभारंभ करेंगे। यानी दिव्यांगजन के लिए सशक्ति विभाग के पाक्षिक न्यूज़लेटर का शुभारंभ होगा। यानी उनके लिए एक न्यूज़लेटर का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि एक तरह की सेवा होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो कि वीरेंद्र कुमार सिंह हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के परिसर पाक्षिक न्यूज़लेटर का शुभारंभ करेंगे। समारोह केरल में कोझिकोड, यानी यह समारोह जो होगा वह केरल के कोझिकोड में होगा, जो कि CRC परिसर में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र के मुख्य भवन के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान यह न्यूज़लेटर जारी किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि न्यूज़लेटर होगा, उसके जो फ़ायदे होंगे वह सूचना प्रवाह में मददगार होगा और इससे मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि भारत में निवेश का यह सर्वोत्तम समय है। प्रधानमंत्री जी ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। यानी समग्र यानी पूरी तरह से विश्व की
आशा, जो भी आशाएं होती हैं और आकांक्षाएं पूरी करेगा, यानी जो भी विश्वास दिया है, जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको पूरी करेगा, सॉल्व करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। यानी मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि भारत अपार शक्ति एवं ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी लगातार विकास होता जा रहा है। देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी इस बार जो स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता की जो वर्षगांठ होगी वह 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत ने हाल में 160 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने की उपलब्धि भी हासिल की है। यानी कोरोना संकट में भारत ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया है। देश में सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत के फैसलों की सराहना की है। यानी कोरोना के संकट में इस समय जो चल रहा है, उस समय में भारत ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क यानी फ्री में खाद्यान्न यानी खाने वाली चीज़ें उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया है। यानी ये बहुत बड़ी बात है। देश में सुधार सही दिशा में बढ़ रहा है, ये इस बात से पता लगाया जा सकता है। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के टिकट आम दर्शकों को नहीं बेचे जाएंगे। यानी जो पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं उसमें आम लोग जो है वो भागीदारी नहीं कर सकेंगे। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजन समिति ने सोमवार को घोषणा की है कि ओलंपिक खेलों के टिकट आम दर्शक को नहीं बेचे जाएंगे। यह केवल इसमें केवल चुनिंदा दर्शकों यानी कुछ ही लोगों को इसमें निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कुछ ही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, सभी को यह आदेश नहीं है। यह घोषणा 4 फरवरी को ओलंपिक खेलों के शुरू होने के 3 सप्ताह पहले 15 जनवरी को तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मामले की 15 जनवरी को पुष्टि होने के बाद की गई है। यानी ओमिक्रॉन के बढ़ते वेरिएंट की वजह से यह जानकारी जारी की गई है कि इस बार जो है आम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और यह ऑनलाइन ही देखा जा सकता है। इससे पेइचिंग टोक्यो के बाद लगातार दूसरा ओलंपिक खेल है। यह जो इससे पेइचिंग टोक्यो के बाद यानी यह दूसरी बार ऐसा है जिसमें कि दर्शकों के बिना यह गेम खेला जाएगा, यानी जिसमें कि दर्शक पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। विंटर ओलंपिक्स का आरंभ 1924 में हुआ माना जाता है। यानी विंटर ओलंपिक्स गेम जो है उनके आरंभ यानी शुरुआत जो है वो 1924 में मानी जाती है। किंतु इसी तरह के खेल 1901 से 1926 के बीच यूरोप में स्वीडन में आयोजित कराए जाते थे। यानी 1924 से पहले की बात करें तो 1901 से 1926 के बीच यूरोप में स्वीडन में ये गेम्स आयोजित कराए जाते थे, जिन्हें नॉर्डिक्स गेम कहा जाता था। इनके पीछे जनरल विक्टर गुस्ताफ बाल्क का हाथ था शुरुआत कराने के पीछे, जिन्हें स्वीडिश खेलों का पितामह कहा जाता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन तथा दिशा निर्देश के आधार पर किया जाएगा। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह कहा गया है कि इस बार परेड में दिशा निर्देशों
के माध्यम से परेड निकाली जाएगी, यानी उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वह रूल्स फॉलो होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर गणतंत्र परेड में उनके राज्यों की झांकियां नहीं शामिल किए जाने पर स्पष्टीकरण दिया है। यानी इन दो राज्यों की एक तो तमिलनाडु की झांकी तथा पश्चिम बंगाल की झांकी जो इस बार शामिल नहीं की जाएगी परेड में, इसके तहत इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। उन्होंने कहा है कि इस बारे में फैसला तय दिशा निर्देशों के आधार पर लिया गया है, यानी काफ़ी सोच समझकर दिशा निर्देशों के हिसाब से फैसला लिया गया है कि इस बार इन दो स्टेट्स की झांकियाँ नहीं शामिल होंगी। झांकियों का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया है, यानी काफ़ी निष्पक्ष रूप से और देख समझ कर इसका निर्णय लिया गया है। श्री स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उनको लिखे पत्र में रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बार गणतंत्र परेड के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल झांकियाँ जो होंगी वह 29 झांकियाँ होंगी जिनके लिए प्रस्ताव आए थे, जिनमें 12 का ही चयन किया गया है, यानी 12 ही चुनी गई हैं जो कि इस बार परेड में शामिल होंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि तमिलनाडु की झांकी पिछले कुछ वर्षों से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल की जा रही हैं, यानी वजह यह बताई गई है कि तमिलनाडु की जो झांकी है वह पिछले कुछ वर्षों से गणतंत्र परेड में शामिल हो रही थी। इससे 2017 यानी तमिलनाडु की जो परेड है वह 2017, 2019 और 20 और 21 में भी इस परेड को शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नेता का बहुत सम्मान करती है, यानी उन्होंने पत्र में यह भी कहा है, एक तो दो दिशा निर्देश में दिए हैं कि इनकी झांकियाँ शामिल नहीं होंगी, पत्र लिखकर कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि वह नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी कहा गया है, उनका बहुत सम्मान करती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नेताजी का बहुत सम्मान करती हैं। 23 जनवरी को उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जिसे कि पराक्रम दिवस भी घोषित किया गया है, जिसे 2021 में 23 जनवरी 2021 में पहली बार घोषित किया गया था। इस बार यह फैसला लिया गया है कि 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस की स्टार्टिंग की जाएगी, यानी जो अब की बार से जो गणतंत्र दिवस की शुरुआत होगी वह 23 जनवरी से ही शुरू की जाएगी। उसकी तैयारियां 23 जनवरी से शुरू की जाएंगी सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत और ब्रिटेन के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खाद्य सुरक्षा और भुखमरी से निजात पाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया है, यानी उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और भुखमरी से निजात पाने के लिए ब्रिटेन तथा भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग हो। वह आज नई दिल्ली में पर्यावरण पर बदलाव के बीच सतत खाद्य उत्पादन विषय पर आयोजित भारत ब्रिटेन की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको संबोधित भी करेंगे। आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में डॉक्टर सिंह ने कहा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि भारत और ब्रिटेन को कृषि, चिकित्सा, फार्मा, इंजीनियरिंग और रक्षा और विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी इसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, इसका बढ़ावा देना चाहिए। तथा यह भी कहा कि इसमें छात्र
भी इसमें छात्रों के एक दूसरे के यहाँ आने जाने, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा उत्पाद और प्रक्रियागत विकास आदि कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। यानी छात्र भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ आ जा सकते हैं, एक दूसरे के यहाँ आ जा सकते हैं अन्य देशों में। केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त अनुसंधान योजना के लिए दोनों देशों द्वारा कृषि, खाद्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करने का भी सुझाव दिया है। यानी अनुसंधान योजना में यह भी कहा गया है कि इसमें कृषि, खाद्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी होंगे। बैठक का आयोजन मोहाली स्थित राष्ट्रीय कृषि, खाद्यान्न, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यानी मोहाली स्थित जो जगह है, यह बैठक जो होगी वह मोहाली स्थित राष्ट्रीय कृषि, खाद्य, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तथा जो ब्रिटेन में होगी वो बर्मिंघम विश्वविद्यालय, उसमें संयुक्त रूप से यह बैठक की जाएगी। राजधानी ब्रिटेन की बात करें तो वो लंदन है। मुद्रा इसकी पाउंड है। 1 मई 1707 में इंग्लैंड का साम्राज्य, जिसमें कि वेल्स शामिल था, और स्कॉटलैंड के साम्राज्य की राजनीतिक संघ के द्वारा बृहत्तर यानी बड़े स्तर पर ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम की स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए एंट्रिक्स देवास सौदा, इसको देश के साथ धोखाधड़ी बताया। यानी ये जो सौदा है ये एक धोखाधड़ी का सौदा है, ये उनके द्वारा बताया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि देवास मल्टीमीडिया के परिसमापन को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इसे एंट्रिक्स देवास सौदे पर सफाई देनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्राइब्यूनल और राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्राइब्यूनल के देवास मल्टीमीडिया को बंद करने के आदेश को बरकरार रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स, यानी वित्त मंत्री द्वारा ये कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है जो एंट्रिक्स जिसे कहा गया है, वह 2005 में यूपीए सरकार के दौरान देवास के साथ इस समझौते में शामिल हुआ। यानी देवास एक तरह का समझौता है, इसमें उसके तहत शामिल हुआ जो धोखाधड़ी का सौदा था। यानी इसे धोखाधड़ी का सौदा बताया जा रहा है। यूपीए सरकार ने इसे 2011 में रद्द कर दिया था। इसके बाद देवास अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में चला गया। भारत सरकार ने मध्यस्थता के लिए नियुक्ति नहीं की। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार हर अदालत में इसके लिए लड़ती रही ताकि देवास धोखाधड़ी के सौदे में छूट ना जाए। उन्होंने कहा कि परिसमापक की नियुक्ति की जा चुकी है और समापन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। यानी देवास जो समझौता है वह एक धोखाधड़ी का समझौता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके लिए अदालत में भी लड़ा गया ताकि यह इसका ताकि देवास धोखाधड़ी के सौदे में छूट ना जाए, यानी इसे हटा ना दिया जाए इसको। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार करदाताओं का धन बचाने के लिए लड़ रही है। यानी जो एनडीए सरकार है वह करदाताओं का धन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो अन्यथा एंट्रिक्स देवास सौदे की ओर जाता। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण अगले महीने होगा। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण फरवरी में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता पिछले साल 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक माईगोव पोर्टल पर शुरू की गई थी। यानी परीक्षा पे चर्चा यह एक तरह का कार्यक्रम है जिसमें कि
विजेता इस प्रतियोगिता में विजेताओं को परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा सकता है, यानी इस पर वो चर्चा कर सकते हैं जो भी विजेता हैं, तथा इसमें शिक्षक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक यह जो शुरू किया गया है वह 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक माई गॉव पोर्टल पर इसकी शुरुआत की गई है, जो कि 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा, जिसमें कि जो विजेता हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पर परीक्षा पर चर्चा अपनी बात शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, तथा इसमें शिक्षक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि माई गॉव यानी MYGOV पोर्टल है, उस पर उसके तहत उस लिंक पर जाकर अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और यह 5वां संस्करण होगा इस बार, अगले महीने यानी फरवरी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए विस्तृत परामर्श जारी किए, यानी मानव अधिकार आयोग है उसके द्वारा कुष्ठ रोगियों के लिए कल्याण के लिए यानी उनकी सहायता के लिए एक विस्तृत यानी काफ़ी विस्तार रूप से परामर्श जारी किया गया है, एक नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुष्ठ रोगियों के कल्याण के लिए केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विस्तृत परामर्श जारी किए हैं। आयोग ने 90 कानूनों में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समयबद्ध ढंग से हटाने का परामर्श दिया है। जो भी 90 कानून है मानव के हित में, उनमें से जो भेदभावपूर्ण प्रावधान है उनको जल्द से जल्द हटाने का परामर्श भी दिया है। परामर्श में कहा गया है कि राज्य सरकार को हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए, यानी एक ऐसा नंबर जारी करना चाहिए जिसके ज़रिए जो कुष्ठ रोगी हैं वो डायरेक्ट संपर्क कर सके तथा उन्हें समय अनुसार समय पर सूचना भी मिल सके, सूचना दे सके, अपनी राय भी शेयर कर सकें और चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जा सके तथा दूरसंचार सेवाओं पर आधारित मोबाइल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, यानी जल्द से जल्द उन्हें समय रहते उनको यह जानकारी मिले ताकि समय पर उनका इलाज किया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारों को इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, यानी केंद्र और राज्यों में भी ये जानकारी फैलानी चाहिए, यानी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कुष्ठ रोग का पूरी तरह उपचार संभव है, यानी पूरी तरह ये ख़त्म हो सकते हैं। ये इस बारे में लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि MDT जो एक प्रकार की मेडिसिन है उसकी पहले खुराक लेने के बाद रोगी व्यक्ति संक्रमण नहीं फैलता, यानी यह खुराक MDT लेने के बाद पहली ही खुराक में उसके बाद ये संक्रमण नहीं फैलता। ये जानकारी उनको पता होनी चाहिए, जिसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर होगा तो उसके जरिए वे संपर्क कर सकते हैं और समय रहते इलाज पा सकते हैं। आयोग ने कुष्ठ रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, बेरोजगार भत्ता, मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य बीमा, अंतिम संस्कार के लाभ उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने का भी परामर्श दिया गया है, यानी कहा गया है कि इसमें उन्हें कुष्ठ रोगी को तथा उनके परिवार को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोजगार लाभ, बेरोजगार भत्ता, मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य बीमा और अंतिम संस्कार जैसे लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। उनके लिए विशेष कार्यक्रम शुरू होगा और ये सिफारिश भी की गई है कि इनके लिए BPL कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, जॉब कार्ड तथा पहचान पत्र होगा, जिसके ज़रिए यह जानकारी यह सुविधा ले सकेंगे। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 के अंतर्गत की गई थी। यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। इसके अध्यक्ष या
सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो कि एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। यानी जो मानव अधिकार के जो अध्यक्ष हैं एवं उनके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति जो होती है उसकी सिफारिश पर होता है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह के 5 कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स जो कि 5 देशों का समूह है उसका आयोजन करेगा। ब्रिक्स स्टार्टअप्स मंच की बैठक तथा ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, बायोमेडिसिन पर कार्य समूह की बैठकें शामिल हैं। ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार संचालन समिति की 15वीं बैठक, यानी इस बार 15वीं बैठक है जो कि कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक के दौरान ब्रिक्स की विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार गतिविधियों के कैलेंडर और संभावित विचार विमर्श पर चर्चा हुई। यानी उसके कैलेंडर और जो भी संभव हो विचार विमर्श उन पर चर्चा हुई। भारत ने इस महीने ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंपी। यानी इस बार जो अध्यक्षता करने का जो मौका मिला वह चीन को मिला। यानी भारत ने चीन को चुना अध्यक्षता करने के लिए। इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है वैश्विक विकास के लिए नए दौर में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को प्रोत्साहन। इस वर्ष मंत्री स्तरीय बैठक और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित कई कार्यक्रम और बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। यानी इस वर्ष मंत्री स्तरीय बैठक यानी मंत्री को लेकर यानी मंत्रियों का ग्रुप और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित यानी दोनों तरह की बैठकें भी आयोजित होंगी। ब्रिक्स की बात करें तो यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक की बात करें तो राष्ट्र इसमें 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, R4 यानी रशिया, I फॉर इंडिया यानी भारत, C फॉर चीन यानी चीन और S फॉर यानी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। यानी 5 हो गए। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हैं, इसलिए इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 देश हैं, 5 सदस्य देश हैं। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले से ब्रिक के नाम से जाना जाता था। यानी 2010 से पहले ब्रिक था जिसमें 4 देश थे। इसके बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब से ये ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। सारी दुनिया की लगभग 42% आबादी का यह प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो राष्ट्र दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 5 सदस्य देश हैं उनमें 42% आबादी जो है वो इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी देशों में से ही 42% प्रतिनिधित्व होता है जो पूरी आबादी का। ब्रिक्स देशों का वैश्विक GDP में 23% का योगदान करता है। जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनमें से जो वैश्विक GDP है वो 23% इसमें योगदान होती है। 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों की 11वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन है। यानी जो 2019 की जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उस वह ब्रिक्स देश की 11वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन है। यानी पूछ सकते हैं ये कौन से नंबर की शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, तो यह 11वें नंबर की है जो 2019 में हुई थी। इसका आयोजन ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया यानी ब्राज़ील की जो कैपिटल है वह ब्रासिलिया में 13-14 नवंबर 2019 को किया गया था। इसकी थीम की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर थी।